जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि क्या केंद्रीय बैंक प्रबंधित वित्तीय व्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा। इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो विनिमय दर होती है उसकी दो प्रणालियाँ होती हैं विनिमय दर निर्धारण की। पहली स्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर में जैसे 1 रुपये मतलब 50 रुपये के बदले में $1 जो है ये दर एक बार निश्चित हो गई तो ये स्थिर रहेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्थिर विनिमय दर। अगर इसमें परिवर्तन होगा तो रिजर्व बैंक जो होगी इसको स्थिर रखने के लिए कार्य करेगी। लोचपूर्ण विनिमय दर क्या होती है, इसमें जो दर होती है जैसे 50:1 ये दर निर्धारित है, इसमें मांग और पूर्ति की शक्ति जो है उसके द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। अगर रुपए की मांग बढ़ जाएगी तो रुपए का मूल्य बढ़ जाएगा और डॉलर की मांग बढ़ जाएगी तो डॉलर का मूल्य बढ़ जाएगा। तो ये प्रतिदिन मांग और पूर्ति की शक्ति में परिवर्तन के अनुरूप क्या होता है, विनिमय दर में परिवर्तन होता रहता है। अब प्रबंधित वित्तीय व्यवस्था क्या होती है, ये इन दोनों व्यवस्थाओं का रूप है। मतलब इसमें विनिमय दर स्थिर भी रहती है और बैंक जो है उच्चावचन यदि ज़्यादा हो तो उसको रोकने के लिए हस्तक्षेप भी कर सकती है। देखिए स्थिर विनिमय दर क्या होती है कि इसमें जैसे 50 रुपये के बदले में $1 विनिमय दर स्थिर रही तो ये लंबे समय तक स्थिर रहेगी। लोचशील विनिमय दर में क्या है कि कभी तो 50 रुपये के बदले में $1 मिलेगा, कभी 100 रुपये के बदले में $1 मिलेगा। यानी मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के अनुरूप लोचशील विनिमय दर भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या विनिमय दर जो है 50:1 हम मान लेते हैं, तो इसमें यदि बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं, बहुत अधिक परिवर्तन यानी तो कभी तो 50 रुपये के बदले में $1 मिलता है और कभी हमें 100 रुपये के बदले में $1, यानी परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे देश की सेंट्रल बैंक क्या ये जो इतना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है उसको नियंत्रित कर सकती है, ये आपसे बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो तृतीय विनिमय दर होती है जिसका कि हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जो है इन दोनों व्यवस्थाओं का योग होती है। कैसे दोनों व्यवस्थाओं का योग होती है कि अगर ये विनिमय दर में बहुत अधिक परिवर्तन होता है तो जो केंद्रीय बैंक होती है वो विनिमय दर को स्थिर बनाने का प्रयास करती है। देखते हैं कि केंद्रीय बैंक विनिमय दर को कैसे तृतीय विनिमय दर व्यवस्था के अंतर्गत नियंत्रित करती है। जैसे ये डॉलर है और ये रुपी है, ठीक। अगर पहले विनिमय दर क्या है 50:1, सॉरी ये उल्टा हो गया, 1:50 मतलब $1 के बदले में 50 रुपये मिलेंगे। अगर मान लीजिए कि विनिमय दर जो है बहुत ज़्यादा घट जाए, कैसे घट जाए कि अब हमें $1 100 रुपये के बदले में $1 मिलेगा, तो विनिमय दर क्या है बहुत ज़्यादा घट गई है। अब हमारे देश की केंद्रीय बैंक क्या चाहेगा कि ये जो 100 रुपये के बदले में $1 मिल रहा है ये 50 के आसपास आ जाए। तो इसके लिए हमारा केंद्रीय बैंक क्या करेगा, जो विनिमय बाज़ार है, विदेशी मुद्रा बाज़ार है, उसमें डॉलर को जो है बेच देगा। जब बाज़ार में डॉलर बहुत अधिक आ जाएंगे तो ये डॉलर जो है, देखिए जैसे कि ये तराजू है, अगर मान लीजिए यहाँ डॉलर बहुत सारे होंगे तो ये तराजू नीचे चला जाएगा ना। तो यही है कि केंद्रीय बैंक ने डॉलर की पूर्ति बढ़ाई तो उससे डॉलर का मूल्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी पहले हम डॉलर का मूल्य इतना ज़्यादा था कि हमें $1 के बदले में क्या मिलता था, 100 रुपये। अब डॉलर का मूल्य घट जाएगा यानी $1 के बदले में अमेरिकी व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, सिर्फ 50 रुपये। यानी जब हमने डॉलर की पूर्ति बढ़ाई तो उससे डॉलर का तो क्या हुआ, डॉलर का मूल्य घट गया और मुद्रा जो हमारा रुपी है उसका मूल्य बढ़ गया। तो ये तृतीय विनिमय दर होती है। इसमें
विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय के द्वारा क्या किया जाता है, विनिमय दर को स्थिर बनाया जाता है। इसकी उल्टी चीज़ भी देख सकते हैं हम। उल्टी चीज़ ये है कि मान लीजिए कि विनिमय दर क्या है, पहले थी 1:50, फिर क्या हो गई कि 1:25, यानी अमेरिकी व्यक्ति को $1 देने पर केवल 25 रुपये ही मिल रहे हैं। तो अब हमारी सरकार क्या चाहती है कि ये जो है फिर से विनिमय दर 50 के आसपास आ जाए। तो रिज़र्व बैंक जो है हमारी वो क्या करेगी कि जो डॉलर है उसको ख़रीदना शुरू कर देगी। जब डॉलर को बहुत अधिक ख़रीदा जाएगा तो यहाँ डॉलर कम हो रहा है ये तराजू में, तो ये जो है नीचे की जगह कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो डॉलर का मूल्य फिर बढ़ जाएगा, $1 के बदले में फिर 50 रुपये मिलने लगेंगे। तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि जब विदेशी मुद्रा का मूल्य बहुत अधिक होता है तो हम क्या करते हैं कि जो विदेशी मुद्रा होती है उसको हम बेचना शुरू कर देते हैं, और जब विदेशी मुद्रा का मूल्य कम होता है तो हम विदेशी मुद्रा को क्या करते हैं, खरीदना शुरू कर देते हैं। इसे देखिए हमने लिखा है, उससे और आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या केंद्रीय बैंक प्रबंधित तृतीय व्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा? व्याख्या कीजिए। प्रबंधित तृतीय व्यवस्था क्या है कि मान लेते हैं कि $1 के बदले में 50 रुपये विनिमय दर निर्धारित है। तृतीय व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें बहुत अधिक परिवर्तन हो सकते हैं। कैसे कि 25 रुपये के बदले में भी $1 मिल सकता है और 100 रुपये के बदले में भी। ये केवल तृतीय व्यवस्था में होता है। प्रबंधित तृतीय व्यवस्था में क्या होगा कि सरकार ये प्रयास करेगी कि विनिमय दर 1:50 के लगभग रहे। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या प्रबंधित तृतीय व्यवस्था के अंतर्गत जो केंद्रीय बैंक है वो हस्तक्षेप कर सकती है? तो हाँ, केंद्रीय बैंक प्रबंधित तृतीय व्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विदेशी करेंसी के क्रय विक्रय द्वारा होगा। हस्तक्षेप कैसे होगा? करेंसी, विदेशी जो करेंसी है उसके क्रय विक्रय के द्वारा जो सेंट्रल बैंक है वो हस्तक्षेप कर सकता है। अब लोचशील विनिमय दर में क्या होता है कि लोचशील विनिमय दर व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जहां विनिमय दरों में प्रतिदिन उतार चढ़ाव होते रहते हैं। लोचशील विनिमय दर में क्या होते हैं? विनिमय दर में उतार चढ़ाव होते रहते। कभी 1:50 है तो 1:25 है, तो कभी 1:100 है। तो इस प्रकार लोचशील विनिमय दर में क्या होता है? विनिमय दर में परिवर्तन प्रतिदिन होते रहते हैं। जबकि स्थिर विनिमय दर में क्या होता है कि सरकार के हस्तक्षेप के द्वारा विनिमय दरों को स्थिर बनाया जाता है। स्थिर विनिमय दर में सरकार हस्तक्षेप करके 1:50 में ही स्थिर रखती है। जबकि प्रबंधित तृतीय व्यवस्था क्या है? स्थिर विनिमय दर और लोचशील विनिमय दर का मिश्रण है। मतलब इसमें स्थिर विनिमय दर के अनुसार दरें सरकार स्थिर रखने का प्रयास करती है, और लेकिन मांग और पूर्ति की शक्तियाँ उन्हें बढ़ा और घटा भी सकती हैं। लेकिन जैसे ही मांग और पूर्ति की शक्तियाँ विनिमय दर को बढ़ाती या घटाती हैं तो केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करके विनिमय व्यवस्था को फिर से क्या कर देता है? पूर्व स्तर पर ले आता है, स्थिर कर देता है। तो इसमें दोनों दरों का मिश्रण है। इस व्यवस्था में घरेलू मुद्रा के मूल्य ह्रास की स्थिति में केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा का विक्रय कर देती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाली लाइन है। देखिए बेसिकली पहले विनिमय दर है 20 ये डॉलर जो है रुपए जो है 100, हम 1 मिनट, रुपए और डॉलर के मध्य विनिमय दर निर्धारित कर रहे हैं। $1 के बदले में कितने रुपए मिल रहे हैं? 50 रुपये। अब मूल्य ह्रास का मतलब होता है कि अब क्या हो जाएगा कि हमारे रुपए का मूल्य कम हो जाएगा, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। अब 100 रुपये के बदले में $1 मिलेगा। अब 50 रुपये में इतनी शक्ति नहीं है कि वो $1 को खरीद पाए, मूल्य ह्रास हो गया। अब 100 रुपये के बदले में क्या होगा? $1 मिलेगा।
अब हमारी केंद्रीय बैंक क्या चाहती है कि ये विनिमय दर फिर से 50:1 पर आ जाए। तो वो क्या करेगी कि हमारी केंद्रीय बैंक में डॉलर होंगे, विदेशी मुद्रा होगी। तो हम क्या करेंगे, विदेशी मुद्रा को क्या करेंगे, बेचना शुरू कर देंगे। बेचना शुरू कर देंगे तो जो बाज़ार है, मुद्रा बाज़ार है, उसमें डॉलर ज़्यादा आ जाएगा। डॉलर ज़्यादा आ जाएगा तो डॉलर जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी कीमत कम हो जाती है। हम बाज़ार में देखते टमाटर ज़्यादा आ जाएं तो टमाटर की कीमत कम हो जाती है ना। ऐसे यदि हमारी केंद्रीय बैंक डॉलर को बेचेगी तो मार्केट में डॉलर ज़्यादा आ जाएगा, डॉलर की कीमत कम हो जाएगी। पहले $1 में शक्ति थी कि वो 100 रुपये को ख़रीद पाता था, अब डॉलर की शक्ति कम हो गई, अब $1 में केवल 50 रुपये ही खरीद पाएंगे। यानी यदि हमारी घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है तो केंद्रीय बैंक क्या करती है, विदेशी मुद्रा का विक्रय करती है। इसके विपरीत स्थिति देखिए कि घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की स्थिति में पहले विनिमय दर क्या थी, 50 रुपये के बदले में $1। मूल्य वृद्धि यानी अब हमारे रुपए के मूल्य बढ़ गया, अब हमारे 25 रुपये में इतनी शक्ति आ गई कि हम अब $1 को ख़रीद पाते हैं। तो लेकिन हमारी केंद्रीय बैंक तो क्या चाहती है कि नहीं, हम 50:1 पर ही विनिमय दर को रखेंगे। तो वो क्या करेगी, हमारी केंद्रीय बैंक की जो मुद्रा बाज़ार है, ये है मुद्रा बाज़ार, इसमें से डॉलर को ख़रीदना शुरू कर देगी। जब आपको पता है कि बाज़ार में कोई वस्तु कम हो जाती है तो क्या होता है, टमाटर यदि बाज़ार में कम मिलेंगे तो टमाटर का मूल्य बढ़ जाएगा। ऐसे ही हमारी केंद्रीय बैंक जब डॉलर को ख़रीदेगी तो बाज़ार में डॉलर कम हो जाएंगे और डॉलर की पूर्ति कम होने से उसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी अभी 25 रुपये में इतनी जो $1 में इतनी शक्ति थी कि वो 25 रुपये को ख़रीद सकता था, अब डॉलर की शक्ति बढ़ गई कि वो $1 के बदले में हम 50 रुपये ख़रीद सकते हैं। यानी डॉलर का मूल्य क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, यानी 50 रुपये और 1 की विनिमय दर निर्धारित हो जाएगी। इस प्रकार प्रबंधित तृतीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय बैंक मुद्रा के क्रय विक्रय द्वारा विदेशी विनिमय दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करती है। Would the central bank need to intervene the managed floating system, मतलब managed floating system के जो है अकॉर्डिंग क्या सेंट्रल बैंक इंटरवेंस कर सकती है मनी मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है उसको मेंटेन करने के लिए? यस, द सेंट्रल बैंक विल इंटरवेंस विद द मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम में सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरवेंस कर सकती है मनी मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है उसको मैनेज करने के लिए। दिस हैपन थ्रू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। ये कैसे होगा, फॉरेन करेंसी को सेल और परचेज करने के द्वारा होगा। इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट में या तो सेल करेंगी सेंट्रल बैंक या फिर परचेज करेंगी। ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है उसमें क्या होता है, वेयर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट डेली। इसमें जो एक्सचेंज रेट होती है वो डेली जो है फ्लक्चुएट होती है, कभी $1 के बदले में 50 रुपये मिल रहे हैं तो कभी $1 के बदले में 100 रुपये मिल रहे हैं, तो ये फ्लक्चुएट होती रहती है। द एक्सचेंज रेट इज़ कैप्ड कंस्टेंट बाय द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि विनिमय दर जो होती है एक्सचेंज रेट वो फिक्स रहती है। मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम इज़ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। जो मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम होता है वो मिक्सचर होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में इन द गवर्नमेंट इन द इवेंट ऑफ डेप्रिशिएशन, यदि क्या होता है कि डेप्रिशिएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी का, यानी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो कम होती है, द सेंट्रल बैंक सेल फॉरेन करेंसी। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, फॉरेन करेंसी को
सेल करना शुरू कर देता है। एंड इन द सिचुएशन ऑफ एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यदि डोमेस्टिक करेंसी का मूल्य बढ़ता है, द सेंट्रल बैंक परचेज फॉरेन करेंसी, तो सेंट्रल बैंक जो है वो फॉरेन करेंसी को परचेज कर लेती है। तो एक्सचेंज रेट जो है वो कांस्टेंट बनाने का प्रयास इंटरवेंशन के द्वारा किया जाता है। Thus the central bank control the high fluctuation in foreign currency, foreign exchange the rate through purchase and sell of foreign currency in money market, मतलब मनी मार्केट में करेंसी को सेल और परचेज करके जो सेंट्रल बैंक होती है वो फ्लक्चुएशन को रोकती है और विनिमय दर जो है उसको कांस्टेंट बनाने का प्रयास करती है। सो थैंक यू।